ओके, मध्य प्रदेश जीके में हम लास्ट क्लास में हिस्ट्री शुरू किए थे। तो ये हिस्ट्री का सेकंड क्लास है और इसके पहले हम लोगों ने जो इतिहास में बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें हम लोगों ने हिस्टोरिक एरा का जो चंद्रवंश है या एल वंश जिसको हम कहते हैं वहां तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो आज के क्लास में हम जो है वहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा इक्ष्वाकु वंश। ये जो नाम है इक्ष्वाकु वंश, ये एक मनु के मैंने पुत्री के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जिनका नाम इला था और जिन्होंने सोम से शादी किया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। मनु की बेटी थी इला, जिन्होंने सोम से शादी किया था और उनके बाद में जो है वो एल वंश जो है वहां से स्टार्ट हुआ था। और जो सोम थे उनके बेटे थे दो, आयु और अमावस्या। आयु के बेटे थे यथार्थ और यथार्थ के बेटे थे यदु। ये जो यदु जो वंश है या यदु जो राजा है वो आगे और भी रिपीट होने वाला है। तो जो मनु की एक पुत्री थी इला, उनसे ये जो चंद्र वंश है वो बना हुआ है। और मनु के जो पुत्र हैं उनका नाम था इक्ष्वाक। ठीक है, तो इक्ष्वाक जो उनके पुत्र थे उनके नाम से जो है ये इक्ष्वाकु वंश जो है चला है। ठीक है। So this dynasty was established in the name of Manu's son Ikshwak, whose rule was in दंडकारण्य। तो आज भी जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का जो बस्तर इलाका है उसको दंडकारण्य इलाका बोला जाता है। तो ये जो दंडकारण्य है वो वही एरिया है जिसमें कुछ मध्य प्रदेश का भाग और कुछ ज्यादातर जो है छत्तीसगढ़ के भाग इसमें आते थे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इक्ष्वाकी वंश किसके नाम पर बना हुआ है या किसके नाम से स्टैब्लिश हुआ, तो याद रखना है मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाक और उनसे जो है ये वंश का नाम पड़ा है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाक के नाम पर ही इक्ष्वाकु वंश बना। ठीक है। अब इस वंश के रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग कहानियां हैं। जैसे यहाँ एक राजा हुआ करते थे मंधाता करके। ठीक है, उन्होंने गंधर्वों के विरुद्ध जो है एक नाग वंश के राजा थे, उनसे जो है उनको सहायता पहुंचाई थी। ऐसा करके भी बहुत डिटेल में यहाँ पे बहुत सारी कहानियां चलती है। एक नाग वंश के राजकुमारी थी नर्मदा, उनका जो विवाह है वो इस वंश के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा से हुआ था। इसी में आपको यहाँ पे दिखेगा मुचुकंद। तो इस वंश के एक राजा थे मुचुकंद। उन्होंने जो है एक तरह से बोल सकते हो कि एक शहर का या नगरी बसाई थी जिसका नाम है मंधाता। तो ये मंधाता जो है इनके पूर्वज का नाम था मंधाता, उनके नाम पर जो है मंधाता शहर की स्थापना इन्होंने की। तो ये जो मंधाता है इसको आज के डेट में हम ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये मंधाता अपने एंसेस्टर मंधाता के नाम पर नर्मदा नदी के तट पर जो है ये ओमकारेश्वर शहर का जो है स्थापना किसने की, तो मुचुकंद ने की। अब इस डायनेस्टी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए पॉसिबल है। एक तो ये पूछ सकता है कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो है मध्य प्रदेश में किस वंश के बाद आया, तो स्पेशली चंद्र वंश के बाद माना जाता है इक्ष्वाकु वंश को। और दूसरा ये पूछ सकता है कि इक्ष्वाकु वंश किसके नाम पर है, तो मनु पुत्र इक्ष्वाक के नाम पर है। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की, तो याद रखना है मुचुकंद, जो कि इसी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओमकारेश्वर शहर की स्थापना किस वंश के राजा के द्वारा किया गया, तो इक्ष्वाकु वंश के राजा के द्वारा या इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा के द्वारा जो है ओमकारेश्वर की स्थापना की गई। ओमकारेश्वर शहर किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के तट पर जो है इसकी स्थापना की गई। ये तमाम क्वेश्चन जो है इक्ष्वाकु डायनेस्टी से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं है डायनेस्टी कहा जाता है इसको, है वंशी। ठीक है, तो है वंशी बेसिकली जो है मैंने अभी बताया था
कि जो मनु की पुत्री थी इला, और उनके नाम पे जो सोमवंश या एल वंश जो चल रहा था, या चंद्रवंश जो चल रहा था, उसमें एक राजा होते हैं यदु, और उनके नाम पे यादव वंश की स्थापना होती है। तो बेसिकली ये जो है वो यदु के ही ग्रैंड सन माने जाते हैं, मतलब उनके पौत्र माने जाते हैं, ठीक है। मतलब कि है जो राजा है उनके नाम पर जो है ये है वंशी जो है स्टार्ट हुआ, और ये है वंशी जो है यदु के ग्रैंड सन के द्वारा जो है इसका फाउंडेशन रखा गया, ठीक है। तो है द ग्रैंड सन ऑफ यदु ऑफ द यादव डायनेस्टी फाउंडेड दिस डायनेस्टी। है वंश को स्थापना किया है ने, जो कि यादव वंश के यदु राजा के जो है ये पौत्र थे, ग्रैंडसन थे। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो द किंग माहिष्मति ऑफ दिस डायनेस्टी फाउंडेड द सिटी ऑफ माहिष्मति, जिसको आज के डेट में हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी के तट पे इन्होंने एक शहर बसाया। तो नर्मदा नदी के तट पे जो ओमकारेश्वर है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो ये आपको याद रखना है, वो मुचुकुंद के द्वारा स्थापना किया गया, और वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के द्वारा स्थापना किया गया। अब अगर महेश्वर की बात करें तो ये भी नर्मदा नदी के तट पे है, जिसको हम महेशमती के नाम से भी पहले जाना जाता था इसको, या ये मान्यता है कि महेश्वर पहले महेशमती के नाम से जाना जाता था। तो इस नगरी की स्थापना किसने की है? महिष्मत ने करवाया। और ओमकारेश्वर की स्थापना किसने किया? मुचुकुंद ने स्थापना किया। तो वो इक्ष्वाकु वंश है और ये है वंश है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं महाजनपद पीरियड की। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि 600 बीसी के आसपास पूरा जो देश था वो अलग अलग महाजनपदों में बटा हुआ था। तो भारत में उस टाइम में 16 महाजनपद थे, ठीक है। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद उस टाइम में थे। पूरा भारत। इन विच चेदी एंड अवंती महाजनपदास वेयर इन मध्य प्रदेश। इसमें से दो महाजनपद का नाम आपको याद रखना है, एक तो चेदी और दूसरा अवंती। तो इन 16 जनपदों में से दो महाजनपद मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे, या मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग इन्हीं दो महाजनपदों के अंतर्गत आता था, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, और और अवंती महाजनपद। तो जैसे छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी पहले इसी चेदी जनपद के अंतर्गत आता था, चेदी महाजनपद के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से अवंती महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अब जैसे यहाँ पे दो सेक्शन में आता है मध्य प्रदेश महाजनपदों में, तो एक है चेदी। इट इंक्लूडेड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट बुंदेलखंड एंड एडजेसेंट एरिया हुज कैपिटल वाज शक्तिमती। अब आपको ध्यान देना है कि जो छत्तीसगढ़ है वो हमारे मध्य प्रदेश के ईस्ट में आता है, ठीक है, पूर्व क्षेत्र में आता है, ठीक। तो ये वाला जो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है ये वर्तमान मध्य प्रदेश का ये वाला पोर्शन के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो ये हो गया सीजी, और ये ईस्टर्न पार्ट है। तो ज्यादातर हिस्सा जो है इसी चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। अब वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। तो यहाँ पर बस एक चीज याद रखना है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट बुंदेलखंड एंड एडजेसेंट एरिया हुज कैपिटल वॉज शक्तिमती। इसका जो चेदी महाजनपद का जो कैपिटल है वो शक्तिमती को जो है इसका कैपिटल बनाया गया था। अब बात करते हैं अवंती की। इट वॉज सिचुएटेड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवा रीजन। तो ईस्टर्न रीजन तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत चला गया। वेस्टर्न और जो सेंट्रल एरिया है स्पेशली मालवा रीजन का, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कहलाता है, वो क्षेत्र का ज्यादातर जो पश्चिमी हिस्सा है और मध्य क्षेत्र वाला हिस्सा है वो अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। इट हैड टू पार्ट्स, नॉर्दर्न अवंती, इसका कैपिटल था उज्जैनी, एंड सदर्न अवंती जिसका कैपिटल था माहिष्मती, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि माहिष्मत नाम के एक राजा ने माहिष्मती का निर्माण करवाया था या स्टैब्लिश करवाया था उस नगरी को। तो उसी माहिष्मती को जो है माहिष्मती को जो है जो साउथ अवंती है या जो दक्षिण अवंती है उसका जो है कैपिटल बनाया गया था, राजधानी।
अब आपको दो चीजें याद रखना है यहाँ पर। एक तो याद रखना है कि चेदी महाजनपद के हिस्से में मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट आता था। दूसरा ये कि वेस्टर्न और सेंट्रल मध्य प्रदेश का हिस्सा अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला ये कि देश कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? आंसर है 16। इन 16 में से मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने महाजनपद आते थे? तो 2 महाजनपद। या तो नंबर में पूछ सकता है या फिर नाम भी पूछेगा, तो याद रखना है चेदी और अवंती महाजनपद। आपसे अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा किस महाजनपद में आता था, तो याद रखना है आपको अवंती, क्योंकि चेदी महाजनपद के अंतर्गत ज्यादातर हिस्से वर्तमान में वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, राइट। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सा था? तो राजधानी का नाम था शक्तिमती। और अगर आपसे पूछे अवंती महाजनपद के अंतर्गत आने वाले अवंती को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, तो याद रखना है 2 हिस्सों में। एक तो उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। तो उत्तर अवंती या नॉर्दर्न अवंती का जो राजधानी है वो उज्जैनी को माना जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। और सदन अवंती का जो राजधानी है वो माहेश्मती को माना जाता है, जो कि दक्षिणी अवंती का राजधानी है। अब ये बांटने का तरीका क्या है? इन दोनों क्षेत्रों के बीच से एक नदी गुजरती है जो वर्तमान में बेतवा नदी कहलाता है, और उस टाइम में ये नदी वेत्रावती नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसी दो नदी के दो भागों को, बेतवा नदी के उत्तर को हम बोलते हैं नॉर्दर्न अवंती, और बेतवा नदी के दक्षिणी हिस्से को हम बोलते हैं सदर्न अवंती, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ज्यादातर जो बातें होती है वो नॉर्दर्न अवंती की बात होती है। मतलब मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चन वगैरह बनता है वो सब उत्तर अवंती से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो पहला चीज, उत्तरी अवंती की जो राजधानी है वो उज्जैनी है, ठीक है। नेक्स्ट है द किंग ऑफ उज्जैनी वॉज चंड प्रद्योत। उस टाइम में एक राजा होते थे जिनका नाम था चंड प्रद्योत। अब कई जगह ये सिर्फ प्रद्योत नाम से भी उल्लेख किया गया है, लेकिन उनका पूरा नाम था चंड प्रद्योत नाम था, जब ये जो वहां के राजा थे उज्जैनी के, मतलब कि नॉर्दर्न अवंती के कैपिटल जो था उज्जैनी, उसके राजा थे चंड प्रद्योत। अब ये जो तमाम चीजें हैं, हमें इसके सोर्सेस है ना, मतलब बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे बौद्ध ग्रंथ का एक अंगुत्तर निकाय करके उनका एक रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें ये चीजें जानकारी मिलती है। दूसरा जैन धर्म का एक भगवती सूत्र है, उसमें भी ये तमाम चीजें जो है ये बात की गई है, जिससे हमें ये सारा चीज पता चल रहा है। इनके टाइम में, चंद प्रद्योत के टाइम में जो है बौद्ध जो मतलब अवंती का जो क्षेत्र था वो एक तरह का बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता था। मतलब ये बौद्धिज्म जो है इस टाइम में अवंती इसका सेंटर बना हुआ था, बौद्ध धर्म का केंद्र था अवंती। किनके टाइम में? चंड प्रद्योत के टाइम में, जो कि उज्जैनी के राजा थे। ओके, प्रद्योता's रिलेशन विद द मगध किंगडम वेयर फ्रेंडली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंबिसार। देखो, उस टाइम में महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध, ठीक है। और मगध के जो मगध किंगडम थे उसके राजा जो थे वो बहुत फेमस राजा हुए, जैसे उसमें एक राजा थे बिंबिसार। अब जाहिर सी बात है सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध का था। अब मगध के साथ में रिलेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि बाकी महाजनपदों की क्या स्थिति रही होगी उस टाइम में। तो बिंबिसार जहां के राजा थे मगध के, उनके साथ प्रद्योत जो राजा थे अवंती के, या जो उज्जैनी के राजा माने जाते हैं, उनका इनके साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप था, दोस्ताना व्यवहार था इनके साथ में, मित्रपूर्ण जो है व्यवहार था मगध के साथ में, ठीक है। लेकिन बिंबिसार के उनके बेटे थे का नाम था अजात शत्रु, और जब अजात शत्रु का टाइम आया, सन ऑफ बिंबिसार, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजात शत्रु, हैट्रेड स्टार्टेड ग्रोइंग बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मगधा एंड अवंती। तो अवंती और मगध के टाइम में, मगध के बीच में अजात शत्रु के टाइम में हेट्रेड फैलना शुरू हुआ, थोड़ा सा नफरती या बोलना द्वेषपूर्ण जो है व्यवहार उसने उनके टाइम से चला। अब क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा आपसे? बोलेगा कि प्रद्योत और बिंबिसार के बीच में जो एक तरह से व्यवहार था वो कैसा था, या स्थिति कैसा था, रिलेशनशिप कैसा था उनके बीच में? तो मित्रवत व्यवहार था, फ्रेंडली व्यवहार था, ठीक है, प्रद्योत और बिंबिसार के टाइम में। बाद में अवंती और मगध के बीच में अजात शत्रु के टाइम में कैसा व्यवहार था या कैसा स्थिति थी उनके बीच में, रिलेशनशिप कैसे थे? तो वो थोड़ा सा हेट्रेड वहां से स्टार्ट हो जाता है, वहां से द्वेषपूर्ण जो है स्थिति या
रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रद्योत सन पालक बिकम द किंग ऑफ अवंती। प्रद्योत के बाद में उनके बेटे का नाम था पालक, वो यहाँ के राजा बने। पालक के बाद में राजा बने आजक, और इसके बाद में राजा बने नंदीवर्धन। तो ये कुछ राजाओं का नाम याद रखना है यहां से। प्रद्योत, उसके बाद में उनके बेटे थे पालक, पालक के बाद में यहाँ के राजा बने आजक, और लास्ट में राजा बने नंदीवर्धन। ठीक है। अवंती स्टेट वॉज रिच इन द बेस्ट आर्टिसियंस मेकिंग आयरन एंड स्टील वेपन्स। तो आपको याद रखना है ये वो टाइम था जब लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहे के प्रयोग करना लोगों ने शुरू कर दिया था। अब इस लोहे में जो पारंगत जो आर्टिस्ट थे वो कौन से क्षेत्र से आते हैं? अवंती के क्षेत्र में। मतलब कि अवंती इसलिए इंपॉर्टेंट एक महाजनपद था क्योंकि यहाँ के लोगों को या यहाँ के कारीगरों के पास लोहे के औजार बनाने के और इस्पात के मतलब स्टील के औजार बनाने की जो गुण था, जो क्वालिटी थी, वो सबसे बेस्ट था बाकी महाजनपदों के मुकाबले में। ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो महाजनपद थे उनकी नजर थी अवंती के क्षेत्र में। लेटर शिशुनाग ऑफ मगधा, मगध के राजा बने शिशुनाग। ठीक है। तो शिशुनाग ने इस अवंती पे अटैक किया एंड डिफीटेड द लास्ट रूलर ऑफ नंदीवर्धन। जो अंतिम राजा थे नंदीवर्धन, उनके ऊपर अटैक किया और फाइनली अवंती को अपने मगध के क्षेत्र में उन्होंने उसको मर्ज कर दिया। ठीक है। और बाद में शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना हुई मगध के क्षेत्र में। इसके पहले मगध के क्षेत्र में हर्यक डायनेस्टी का जो है राजा था, वो इंडियन जीके का पार्ट है तो उसमें ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करते। बस आपको ध्यान रखना है कि महाजनपद चीजों में मध्य प्रदेश के चीजें में क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है। तो बस महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। चेदी और अवंती मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। चेदी का क्षेत्र आज का डेट में छत्तीसगढ़ वाला ज्यादातर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का वर्तमान जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादातर जो है अवंती के क्षेत्र में आते थे। अवंती को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, नॉर्दर्न अवंती, सदर्न अवंती। नॉर्दर्न का कैपिटल उज्जैनी और सदर्न का कैपिटल माहेश्मती। ज्यादातर राजा जो है नॉर्दर्न अवंती के क्षेत्र में राज करते थे, कैपिटल उज्जैनी था। तो यहाँ पे याद रखना है दोनों क्षेत्रों को बांटने का काम करता था बेतवा नदी। ठीक है। उज्जैनी के राजा हुए चंड प्रद्योत, जिस टाइम में उनके आसपास के क्षेत्र या अवंती का क्षेत्र बौद्ध धर्म का एक केंद्र माना जाता था, बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार था। ठीक है। अगर हम बात करें प्रद्योत का मगध के साथ में स्टैब्लिश रिलेशनशिप की, तो प्रद्योत और बिंबिसार के बीच में तो बेहतर था। बाद में जो है अजात शत्रु के साथ में हेटरेट फैलना शुरू हुआ। अब यहां से कुछ राजाओं के नाम को याद रखना है। प्रद्योत के बाद राजा बने पालक, पालक के बाद आजक, और आजक के बाद में लास्ट जो राजा बने या रूलर बने उनका नाम है नंदीवर्धन। अब जैसे ही मगध में अजात शत्रु का शासन खत्म होता है, शिशुनाग डायनेस्टी जब शुरू होता है तो शिशुनाग ने अवंती पे अटैक किया और अवंती के क्षेत्र को मिला लिया मगध के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्य एरा, मतलब मौर्य काल की हम बात करते हैं। तो ये शुरू होता है हमारा 323 बीसी से लेकर के 187 बीसी के आसपास में। ठीक है। चलो, चंद्रगुप्त फ्रीड इंडिया फ्रॉम ग्रीक स्लेवरी एंड ब्रॉट सिंध, पंजाब एंड मगधा अंडर हिज कंट्रोल। देखो इसी टाइम में जो है जो बोलना चाहिए कि यूनान के जो राजा थे, सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, उस टाइम में घनानंद का टाइम था, और मौर्य से पहले जो है नंद डायनेस्टी जो है यहाँ पे रूल करते थे। उसी टाइम में जो है सिकंदर ने आक्रमण किया, बहुत सारे क्षेत्र को जो है ग्रीक स्लेवरी में इसमें रखा गया, या बोल सकते हो कि यूनानी राजाओं के अंतर्गत माना जाता था या उनके जो है अधीन माना जाता था। चंद्रगुप्त ने क्या किया, उन्होंने जो है भारत को आजाद कराया ग्रीक स्लेवरी से, यूनानी जो है दास्ता से, या बोलना चाहिए कि उनके अंडर में स्लेवरी से या स्लेव जो थे उनसे, तो पराधीन होने से बचाया। और बाद में सिंध का क्षेत्र जीता, पंजाब का क्षेत्र, और मगध का जो बाद में जो शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम में जो मगध था उसको जो है अपने कंट्रोल में किया, और फाइनली जो है उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। चंद्रगुप्त सन वॉस बिंदुसार। देखो याद रखना है ना, यहाँ पे एक राजा का नाम आया था बिंबिसार, तो ये राजा का नाम है बिंबिसार। तो बिंबिसार बेसिकली जो है मगध के राजा थे, और बिंबिसार जो है मौर्य डायनेस्टी के जो राजा थे, उनसे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इनका नाम है बिंदुसार और उनका नाम है बिंबिसार।
ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार। Whose son was अशोका, बिंदुसार के बेटे का नाम था सम्राट अशोक। ठीक है, वॉज द वायसराय ऑफ अवंती। बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो कि उस टाइम में राजा नहीं थे अशोक, शुरुआत में जो है एक सेनापति थे, या बोल सकते हो कि गवर्नर के टाइप एक पोस्ट हुआ करता था, गवर्नर बोलना चाहिए इसको। तो बिंदुसार के एक क्षेत्र का, अवंती का क्षेत्र का गवर्नर थे। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए शुरुआती दौर में, मौर्य डायनेस्टी के शुरुआती दौर में अवंती के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर का नाम था अशोक। ठीक है, तो इस चीज को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक तरह से गवर्नर एक तरह का उप राजा होता है, राजा तो नहीं होता, उप राजा आप बोल सकते हो, उस टाइम में ऐसा पावर होता था। तो अशोक जो है गवर्नर थे अवंती के क्षेत्र के। whose later become the ruler of Magadha and assume the title of, यहाँ पे एक चीज को याद रखना है, बाद में जो है वो राजा बनते हैं और देवानमवी ये उन्होंने टाइटल लिया था अशोक ने। अशोक के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है जो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछे। इन्होंने मैरिज किया था महादेवी से, जो कि महादेवी कौन थे? ये विदिशा की एक राजकुमारी थी। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछता है। विदिशा की एक राजकुमारी थी महादेवी, उनसे इन्होंने विवाह किया और इन्हीं दोनों से इनका पुत्र हुआ महेंद्र। राजा अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो महादेवी से विवाह किया और उनके जो पुत्र और पुत्री जन्म हुए, महेंद्र उनके पुत्र और संघमित्रा जो है उनकी पुत्री हुई अशोक के। ठीक है, अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ प्रोविंस नेम्ड अवंती बिफोर बिकमिंग द मौर्य किंग। पहले राजा बनने से पहले वो यहाँ के प्रोविंस के, अवंती जो प्रोविंस है उस क्षेत्र के जो है, क्योंकि अवंती उस टाइम में प्रांत में बटा हुआ था ना, प्रांत नाम से जाना जाता था, क्योंकि महाजनपद काल खत्म हो गया था और ये मौर्य डायनेस्टी का टाइम था, तो मौर्य एरा में जो है प्रांत कहा जाता था अवंती को। कंस्ट्रक्शन ऑफ सांची स्तूपा, इन्होंने जो है सांची स्तूप बनवाया था रायसेन के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने विदिशा में एक स्तूपा का निर्माण करवाया, सतधारा के क्षेत्र में इन्होंने निर्माण करवाया। इसके अलावा भोजपुर एरिया, अंधेर एरिया, इन सभी जगहों में बहुत सारे स्तूप का निर्माण करवाया राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने। ठीक है, एक चीनी यात्री थे फाहयान। तो फाहयान ने अपने जो जब यात्रा किए तो उन्होंने जो टेक्स्ट यहाँ पे छोड़ा या डॉक्यूमेंट जो बनाए थे उसके हिसाब से अशोक ने टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। हालांकि सारे स्तूप जो है यहाँ पे पता नहीं चलते। अब स्तूप कहने का मतलब ये है कि एक तरह का एजुकेशन सेंटर आप मान सकते हो। तो ये स्तूप जो है अशोका ने 84,000 स्तूपों का निर्माण यहाँ पे करवाया था, ऐसी मान्यता है फाहयान के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो, वेरियस माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस मेड बाय द मौर्य एरा एम्पेरर अशोका आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो एक चीज ध्यान देना है, कई एग्जाम में ये पूछता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सम्राट अशोक के द्वारा या एम्पेरर अशोक के द्वारा कौन कौन से जो है लघु शिलालेख, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन। अब शिलालेख क्या होता है? पहले के राजा क्या करते थे, पत्थरों में बहुत सारी चीजें जो है जानकारियां उकेरते थे। ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है रॉक इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। शील का मतलब है पत्थर, आलेख का मतलब है लेखनी, जो लिखा गया है उसमें। तो लघु शिलालेख बहुत सारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। जैसे एक का नाम है गुर्जरा, तो गुर्जरा ये नाम है ना शिलालेख का, जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र से मिला है। इसके अलावा जो है एक सारी भारी, या कई जगह इसको सारो मारो करके लिखा रहता है, ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट के आसपास में जो है ये सारो मारो या सारी भारी जो शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है। ये सब छोटे या लघु शिलालेख कहलाते हैं। इसके अलावा एक शिलालेख का नाम है रूपनाथ, जो कि जबलपुर के क्षेत्र में जो है मिला है। रूपनाथ क्षेत्र से ये माना जाता है, वो क्षेत्र के नाम से भी उसका नाम पड़ गया है रूपनाथ, जबलपुर का डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है सांची में जो है सांची शिलालेख मिला है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा जो है पनगुंडरिया, या कई जगह इसको पनमुंडरिया भी लिखा रहता है कई बुक्स वगैरह में, तो पनगुंडरिया भी जो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट के पास में पाया गया एक लघु शिलालेख का नाम है। तो ये सीधा सीधा में भी क्वेश्चन आ जाए, हालांकि एमपीपीएससी के
सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में तो ये पूछता ही है कि बताइए इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अशोक का लघु शिलालेख मिला है करके। तो अगर आप याद रखो तो ये नाम तक याद रख सकते हो एटलीस्ट, गुर्जरा, सारोमारो, रूपनाथ, सांची और पनगुंडरिया, ये सभी जो है इनके लघु शिलालेख का नाम है जो कि अशोक ने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है बनवाए थे। जैसे किसी एग्जाम में पूछा गया था कि अशोक के नाम का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है, तो वो गुर्जरा शिलालेख में जो है अशोक के नाम का उल्लेख यहाँ पे या उसमें मेंशन किया गया है गुर्जरा शिलालेख में। ज्यादातर जो शिलालेखों की जो स्क्रिप्ट है वो जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में जो है ज्यादातर शिलालेखों का निर्माण किया गया था। चलो लास्ट पोर्शन है आज के लिए, सुंगा डायनेस्टी। तो सुंगा पीरियड में जो है जब अशोका का टाइम चला जाता है या मौर्य रूलर जो है खत्म हो जाता है, तो उसके जो अंतिम राजा थे बृहदत्त बोला जाता है उनको। ठीक है, तो उनके बाद में जो है सुंगा पीरियड या सुंगा डायनेस्टी का जो है शुरुआत होता है, जो कि 187 बीसी से लेकर के 75 बीसी तक ये माना जाता है। ठीक है, सो इनमें एक सबसे फेमस राजा का नाम है पुष्यमित्र शुंगा। द लास्ट मौर्य रूलर बृहदत्त, ठीक है, तो बृहद्रथ को जो है इन्होंने हत्या कर देते हैं। इनका जो सेनापति है, इन्हीं के सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग ने, इनके जो कमांडर थे, उन्होंने बृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद में शुंग डायनेस्टी को इन्होंने स्टैब्लिश किया। सो द लास्ट मौर्य रूलर बृहदत्त वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र एंड एस्टैब्लिश्ड द शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र सन अग्निमित्र वॉज द रूलर ऑफ विदिशा। अब ये है एक क्वेश्चन जो कि एमपीजीके में पूछता है बार बार कि बताइए कि शुंगा डायनेस्टी में कौन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में राजा थे। तो हालांकि पुष्यमित्र शुंगा का डायरेक्टली यहाँ पे वो नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो पुष्यमित्र या उनके पुत्र जो अग्निमित्र हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं। और खास तौर पे याद रखना है कि विदिशा जो प्रांत था उस क्षेत्र के राजा कौन थे, तो अग्निमित्र उसके राजा थे। ठीक है, विदिशा के। और अग्निमित्र कौन, तो पुष्यमित्र के सन थे, उनके बेटे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ह्यूज स्तूपा ऑफ भरहुत इन सतना डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ट। अब इसमें कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये जो सांची का स्तूपा है वो रायसेन में वो तो अशोक ने बनवाया था, लेकिन ये जो भरहुत जो सतना डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है, तो भरहुत का जो स्तूपा है वो सुंगा डायनेस्टी के टाइम का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली ये चीज नहीं पता चलता कि कौन से राजा ने बनवाया है, लेकिन हो सकता है पुष्यमित्र ने बनाया हो या अग्निमित्र ने बनवाया हो। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ऐसा जरूर बनता है कि बताइए भरहुत का जो शिलालेख है, सॉरी, भरहुत का जो स्तूपा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो याद रखना है किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, ऐसा पूछता है। तो वो शुंग वंश के द्वारा या शुंगा डायनेस्टी के द्वारा जो उसको स्टैब्लिश करवाया गया था। कहाँ, सतना जिले में। ठीक है, 3 stupas were built in सांची ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी टाइम में जो है सांची के क्षेत्र में भी 3 स्तूपास बनाए थे। हालांकि ये वो स्तूपा नहीं है जो अशोका ने सांची में बनवाया था रायसेन में, वो अलग है। ये 3 अलग अलग स्तूपा यहाँ सांची में भी इसी टाइम में बनवाया गया था, सुंगा डायनेस्टी के टाइम में। इन द सुंगा पीरियड पुष्यमित्र शुंगा मेड विदिशा हिज कैपिटल। अब इस क्षेत्र में जो है पुष्यमित्र शुंगा और अग्निमित्र शुंगा का जो है यहाँ पे राज रहा है। तो इन्होंने जो है कैपिटल चूज किया, वो कौन सा है, विदिशा को। इसीलिए एक एग्जाम वगैरह में पूछता है कि विदिशा के राजा कौन थे। तो जनरली जो है विदिशा का राजा कहने का मतलब है कि क्षेत्र तो पूरा ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र उसमें आता था, लेकिन कैपिटल कौन सा था, विदिशा था। तो याद रखना है सुंगा डायनेस्टी के टाइम में विदिशा को राजधानी बनाया गया सुंगा राजाओं के द्वारा। द सुंगास डिफीटेड द यवंस ऑन द बैंक ऑफ रिवर काली सिंध, जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी के। ठीक है, तो सुंगास ने क्या किया, यवनों को मतलब हटाया था या हराया था। कहां पे हराया, तो काली सिंध नदी के तट पे। ये काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की
सहायक नदी है। ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछता है एमपीजीके में कि यवनों को किन्होंने काली सिंध के तट पे हराया, या सुंगा ने किस नदी के तट पर यवनों को हराया, या सुंग राजाओं ने या सुंग वंश ने काली सिंध नदी के तट पर किसको हराया, तो यवन को हराया, यवनों को हराया। ठीक है। क्वाइंस ऑफ निमांडर, जो कि यवन के ही राजा थे निमांडर, उनसे रिलेटेड बालाघाट के क्षेत्र में जो है बहुत सारे क्वाइंस मिले हैं, जो कि ये सिद्ध करता है कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में या शुंग राजाओं के टाइम में यवनों का आक्रमण यहाँ पे हुआ था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा हैज बीन कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म। अब आपको ध्यान रखना है, ये बोला जाता है कि बौद्ध धर्म को डिस्ट्रॉय करने वाला माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। बहुत सारे जो है बौद्ध धर्म के जो मंदिर थे, बौद्ध धर्म के जो वो थे, बोलना चाहिए कि क्षेत्र थे, उनको जो है बौद्ध धर्म को बर्बाद करने का श्रेय इसी पुष्यमित्र शुंग को जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता है हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म, तो भारत में बुद्धिज्म के डिस्ट्रॉयर माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम जो है आगे की जो चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे।